फ्रेंड्स नमस्कार। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और मैं यहां पर बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन का दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था इंस्टीट्यूट का, वो पेपर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम शॉर्ट में अकाउंट्स बोलते हैं। तो वो पेपर मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं सही बच्चों की जो तैयारी है बहुत ही अपने पास अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी। और यहां पर मैं हम सारे का सारा पेपर एंड टू एंड अपना डिस्कस करेंगे बेटा। नाउ जो पेपर हमारे पास जब भी आता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर को अपने पास प्रॉपर तरीके से समझना, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसे थोड़ा सा स्पीड से करना। तभी जो बच्चों के साथ है मेरे टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो सारी चीजें बच्चों के साथ कंडक्ट होती रहती है टाइम टू टाइम। नाउ यहां पर हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेपर को इसलिए देखना क्योंकि पेपर हमारे पास में काफी बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और वो हमें एक तरीका बताता है, आइडिया देता है कि पेपर किस टाइप का आता है हमारे इंस्टीट्यूट का। अब मैं यहां पर मैं तो बेटा इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जितने पेपर में थे वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। आपको वीडियो के टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा आपके पास में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रेलिवेंट टाइम स्टैम्प, तो जिससे आप अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ आया था, तो आप उसके जरिए सीधा उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे पहुंच के उस अपने पास देख सकते हैं। पर मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने पास अब डिस्कस करना शुरू करते हैं जो फाउंडेशन का दिसंबर 21 का जो पेपर था। हमारे पास पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा बेटा पेपर था दिसंबर 2021 अटेम्प्ट का। और पहला क्वेश्चन जो होता है हमेशा कंपलसरी होता है, और बाकी आपके पास 5 क्वेश्चन में से कोई भी आपको करने होते हैं 4 क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। हमारे पास इंस्टीट्यूट भी लिखता है वर्किंग नोट्स आपका मेन आंसर का पार्ट होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग नोट्स आप अपने पास जरूर बनाए जहां जहां पे भी होते हैं। नो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर बेटा आपको सबसे पहले आते हैं 6 ट्रू फॉल्स, 2 मार्क्स ईच के। सो सबसे पहले स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला है any amount spent to minimize the working expenses is a revenue expenditure. Now that entirely depends upon the assumption you are going to take. क्योंकि जो आपने खर्चा किया जिससे वर्किंग एक्सपेंसेस कम होंगे, अगर बेटा उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म है, जो कि इंस्टीट्यूट हमारा जनरली यही अपने पास आंसर देता है, तो यही लेता है कि इससे हमें बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलना है। अगर बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलना है तो आपका एक कौन सा हो जाएगा सर, कैपिटल खर्चा हो जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म है तो हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। बट हमारे पास इंस्टीट्यूट जब भी आंसर देता है तो बेटा इसको वो ये मानता है कि इससे बेनिफिट लंबे समय के लिए, तो फॉल्स आपके पास बन गया। क्योंकि इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम कि जो मनी स्पेंड हो रही है रिड्यूस करने के लिए खर्चे को, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो ये कौन सा खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द रिपेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, तो आपने ओल्ड बिल्डिंग खरीदी, अब उसको ठीक कराएंगे, क्योंकि हम बोलते हैं जो भी खर्चा एसेट के रेडी टू यूज तक का है, जब तक वो इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं होता वो सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। सो ये ओल्ड बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, तो इसको तो ठीक ठाक कराएंगे तभी तो इस्तेमाल करने वाली स्थिति में आएगी। तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारे पास में। बिल्कुल ये आपके पास में क्या है, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही आपके पास बनता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेबिट होता है सन्ड्री डेटर में। बिल्कुल गलत, क्योंकि बैड डेट एक्चुअल बैड डेट डेटर को कम करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो बेटा आपके पास में पीएनएल में चले जाता है, जो हम खर्चा अपने पास रिकॉर्ड करते हैं उसे बैलेंस शीट में डेटर्स में से बाय वे ऑफ प्रेजेंटेशन माइनस करके दिखाते हो, क्योंकि वो बनती है एज अ परसेंटेज ऑफ डेटर्स है, पर वो डेटर अकाउंट में नहीं जाती, इससे सेपरेट अकाउंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, स्टेटमेंट हमारी है बेटा फॉल्स, ठीक है ना। सो इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट इन द बैलेंस शीट, इट इज शोन ईदर ऑन द लायबिलिटी साइड या डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। सो आपके पास में क्या चीज है सर, हमारे पास में जो है ये अल्टीमेटली हम अगर कह रहे हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ठीक है ना। देन अगला है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। नहीं जी, वोटिंग राइट्स तो होते हैं बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, प्रेफरेंस होल्डर के बाद तो रिस्ट्रिक्टेड बेसिस में कई बार आते हैं। मतलब क्यूमुलेटिव वालों को अगर अपने पास 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिलता तो उनके पास वोटिंग राइट्स आते हैं, रिस्ट्रिक्टिव होते हैं उनके पास जो आते हैं कुछ जगहों पे। पर ऐसा नहीं कि नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों के पास में वोटिंग राइट्स हो, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो उनको तो आपके पास सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, विदाउट एनी अकम्पेनिंग कोई एडिशनल राइट नहीं होता है उनका, ठीक है ना, वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो स्टेटमेंट क्या बन गई फॉल्स, ठीक है जी। देन देयर इज नो एंट्री पास बाय द कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद हिम। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, जो स्टॉक बचा रहेगा वो तो कंसाइनर का है,
तो कंसाइनर ही अपने पास बुक्स में अपने दिखाता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनी उसकी कोई एंट्री नहीं डालता, बिल्कुल सही बात है। तो कंसाइनी इसकी नई एंट्री डालता है, ट्रू है आपके पास स्टेटमेंट। इट इज द कंसाइनर जो रिकॉर्ड करता है क्लोजिंग स्टॉक को, बिकॉज वही ओनर ऑफ द गुड्स है। देयर इज नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी, तो कंसाइनी कोई एंट्री नहीं डालता है। देन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। आप जब कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम है ट्रिपल कॉलम है, तो आप कैश या बैंक कॉलम को ही करते हैं, क्योंकि उसी के डेबिट और क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे तो बेटा डिस्काउंट कॉलम का क्या है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट वाला है, डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट वाला है, तो वन साइड है वो एक अकाउंट की, तो उसे कभी बैलेंस नहीं किया जाता है, वो आपके पास अलग से अकाउंट बनते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है, डिस्काउंट कॉलम को टोटल करते हैं और वो ट्रांसफर कौन होता है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। देन हमारे पास रीजन बेटा जरूर लिखना, दो मार्क्स का एक होता है, ये आपके पास जो ट्रू फॉल्स था। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, डिटेल्स दिया ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन ऑयल मिल, आपको कुछ चीजें दी है और आपको कह रहे हैं इन्वेंट्री की वैल्यू बताइए ईयर एंड की, अगर कंपनी फॉलो करती है वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या, जब जब खरीदा जाता है तो आपके एवरेज कॉस्ट चेंज हो जाते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में सीखते हैं हम, कितने ओपनिंग में है, कितने और आए बेसिकली, कितने इशू करे, कितना बैलेंस, वो चलता रहता है। तो आपके पास यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, पहले से कुछ नहीं पड़ा, आपने खरीदे सबसे पहले 1 जनवरी को ही 10 यूनिट 300 पर यूनिट में, तो ये आपकी परचेज में दिख जाएगा बेटा। सो हमारे पास में 10 यूनिट है 300 रुपए, तो 3000 हो गया, और बैलेंस में भी आ गया 300 के हिसाब से 10 यूनिट से 3000। हमारे बेटा मेन 3 कॉलम है, रिसीट्स, इशू और बैलेंस, और उसके अंदर में आते रहते हैं भाई कितने नंबर ऑफ यूनिट से क्या रेट है, क्या अमाउंट है। तो ये हमारे ओपनिंग है और मतलब खरीदे और बैलेंस में आ गया। फिर हमने इशू करे 15 जनवरी को 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इसी में से जाएंगे, यस सर, तो वो 300 के हिसाब से ही जा रहे हैं। सो 5 यूनिट 300 के हिसाब से गए, 1500 अमाउंट हो गया। तो बचे कितने रह गए सर, 10 में से 5 गए तो 5 रह गए, तो 5 आपके क्लोजिंग में आ गए, ठीक है जी। देन 1 फरवरी को आपने खरीदे है बेटा 20 यूनिट, कितने में, 400 पर यूनिट में, तो 20 खरीदे 400 में, तो यहां पर में ये परचेज करे जा रहे, तो 5 पहले थे 20 और हो गए, सो 20 खरीदे 400 पे 8000। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, पहले 5 थे, 5 में बेटा 20 खरीदे तो कितना आ गया 25, यही वेटेड एवरेज का रेलिवेंस आ रहा है। फिर आपने अमाउंट का टोटल करना है, 1500 पहले का था, 8000 अब का है, तो टोटल हो गया 9500। तो आपके 25 यूनिट है 9500 के, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 9500 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज आपके पास जो है 380 आपकी अमाउंट बन जाती है, 380 आपके एवरेज कॉस्ट बन जाती है, ठीक है ना। अब जो भी इशू करेंगे वो 380 के हिसाब से, यही आपका एवरेज कॉस्ट का है, यूनिट्स ऐड करें, अमाउंट ऐड करें, एवरेज कॉस्ट आपने निकाल ली, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। इशू के लिए करें आपने 15 यूनिट, पहले बार 10 यूनिट 15 फरवरी को, और फिर 20 फरवरी को अगेन 10 यूनिट, तो 10-10 यूनिट करके 2 बार आप इशू करे होंगे, तो 380 के हिसाब से, तो 380 के हिसाब से गए, 15 यूनिट रह गए, फिर 10 यूनिट इशू करे तो 5 यूनिट रह गए, तो फाइनली हमारा क्लोजिंग कितना है सर, 5 यूनिट है, 380 के हिसाब से अमाउंट है 1900, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा एज पर एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड से आपके पास निकल के आ जाएगा ये जो वैल्यू आ रही है। खरीदते हैं तभी आपके पास एवरेज कॉस्ट चेंज होती है, ठीक है ना, और वो एवरेज कॉस्ट अप्लाई होती है जब इशू करते हैं। अगली चीज है बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, अमोर्टाइजेशन, कॉन्टिजेंट एसेट्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो इंस्टीट्यूट काफी बार एग्जाम के अंदर में क्या है, कई बार टर्मिनोलॉजी आपसे पूछता है, तो वो हमें अपने पास में लिखनी है। 1 मार्क एक का ही 1 मार्क का ही आपके पास है, तो 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है कि सर जब खर्चा आपके पास इंकर हुआ तो किताब में रिकॉर्ड हो जाएगा, इनकम आपके पास जैसी एक्रू हुई तो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं कि पैसा जब आ रहा है आज हम दे रहे हैं। तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन by which revenue, cost, asset and liabilities are reflected in the accounts in the period in which they accrue, उस साल में हो रहा है, ना कि जब पैसा आ रहा है या जा रहा है। देन अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, अमोर्टाइजेशन होता है ओवर द पीरियड डिवाइड करना आपका, ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ एन एसेट और एन अकाउंट ओवर अ एप्रोप्रिएट पीरियड। जैसे हम बोलते हैं जनरली हम यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन का वर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट्स कि ओवर द पीरियड बांटने को, फॉर द टेंजिबल वी जनरली यूज आपके पास डेप्रिसिएशन। कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है, जो आज आपका फायदा नहीं है पर आने वाले समय में हो सकता है, पता नहीं आपके पास में जो है वो कल को फ्यूचर में होगा, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है ना। सो एनी एसेट एन एसेट द एग्जिस्टेंस ownership or value which may be known or determined only on the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future event, because वो contingency के definition होते हैं, और एसेट का मतलब है आपको अमाउंट मिलना है, फायदा होना, और liability इसका उल्टा हो गया,
ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन या सिचुएशन जो अराइज हो सकती है फ्यूचर में, अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। हम एग्जांपल्स वगैरह काफी चीजें जो अपने पास लेक्चर्स के दौरान में सीखते हैं, यहाँ वो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 मार्क का है, 2 नंबर 3 नंबर का हो तो आप एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। देन इसके बाद बेटा हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, 5 नंबर का है। हमें सिर्फ अपने पास चीजें ट्रायल बैलेंस में एक एक करके डालती रहनी है, जो भी उसने चीजें दी है, डेबिट या क्रेडिट जैसे भी रिस्पेक्टिवली आपके पास आता जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इन दी आंसर हमने सिर्फ उसको एलोकेट करना है। तो जैसे कि आपके पास सबसे पहले बेटा कैपिटल है, तो कैपिटल का क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्रेडिट में आ गया आपके पास। देन डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड आपके पास जो है दोनों का क्या है सर, डेबिट है, दोनों खर्चे हैं आपके पास। डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड आपके पास दोनों क्या है सर, खर्चे हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हम अपने पास राइट का भी साथ साथ देखते हैं, परचेजेस 36,000 सर डेबिट है, ठीक है जी। देन कैरेज इनवर्ड अगेन आपके पास डेबिट है। बेटा एक सिंपल सी बात है, एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी और इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, तो वो आपका उसी तरीके से चल रहा है। देन सेल्स का बैलेंस क्या है सर, क्रेडिट है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करा जाता है। देन रिटर्न इनवर्ड डेबिट है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो गया। रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, पर रिटर्न आउटवर्ड हो गया आपका पास क्रेडिट, तो ये आपके पास इनवर्ड और आउटवर्ड आ गया, ठीक है ना। देन रेंट एंड टैक्सेस खर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, दोनों का डेबिट आ जाएगा 1200 और 80,700, ठीक है जी। यस सर, ये बात भी हमें क्लियर हो जाती है। फिर अगली चीज है ओपनिंग स्टॉक डेबिट, डेटर्स का भी डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स दोनों का क्या आ गया सर, डेबिट बैलेंस आ गया। देन अगली चीज है क्रेडिटर्स का सर क्रेडिट बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स का डेबिट होगा, तो क्रेडिटर का क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट्स का डेबिट है, ठीक है। देन कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट, कैश का डेबिट है, तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, कैश का डेबिट है। देन बैंक का आपके पास क्या है सर, डेबिट, और मोटरसाइकिल का भी क्या है, डेबिट है, बैंक और मोटरसाइकिल डेबिट। और फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस का पार्ट ही नहीं होता है, जनरल सेंस वो तब होगा अगर आपकी परचेजेस एडजस्ट करते हो, तो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं है ना, वो तो एंट्री डलती है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तब वो आता है, तो यहाँ पे वो आएगा ही नहीं। उसके तो बाद में 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। मैं ये नहीं कह रहा आ नहीं सकता, आ सकता, उसके तो परचेज कम होकर दिख जाती है, तो यहाँ पर में तो परचेजेस ग्रॉस ही थी, नहीं तो उसे एडजस्टेड परचेज बोलते हैं। तो इसलिए आपके पास ट्रायल बैलेंस का नॉर्मल कोर्स में पार्ट नहीं होता, और इसके बिना ही आप देखेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। अगर आपको इसको दिखाना है लेट से, तो आपको परचेज कम करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि परचेज ग्रॉस दे रखी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है, बड़े आसान सा था, 5 नंबर का क्वेश्चन। देन अगला क्वेश्चन हमारा था बेटा डेप्रीसिएशन के टॉपिक से। तो डेप्रीसिएशन के टॉपिक में वो क्या क्वेश्चन आ रहा है, कह रहे 1 जनवरी 2019 को कोहिनूर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक बस खरीदी है 8 लाख की। 1 जुलाई 20 को जाके ये बस डैमेज हो गई ड्यू टू फायर और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगी, एंड 6 लाख रुपीज हमें चेक के थ्रू मिल रहे इंश्योरेंस कंपनी से 1 अक्टूबर को जाके, ठीक है ना। तो डैमेज हो गई बस 1 जुलाई को, इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हमें चेक दे रहे हैं उसमें टाइम लग गया, उन्होंने 1 अक्टूबर को जाके दिया। 1 जुलाई को जिस दिन डैमेज हुआ था, एक और बस आपने खरीदी थी कंपनी ने 10 लाख रुपए की, तो पहली वाली तो डैमेज होगी, खत्म होगी, दूसरी वाली 10 लाख रुपए की एक और खरीदी। कंपनी का डेप्रीसिएशन बेटा 20% पर एनम अंडर द WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू है। डेप्रीसिएशन बताइए ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एंड गेन लॉस, तो बेटा हमारा जो साल है ना वो हमारा अप्रैल टू मार्च है। जनरली हम बोलते हैं आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हो, यहां पे आप देखोगे आपने खरीदा 1 जनवरी को है, तो बेटा जनवरी को खरीदा तो उस पर्टिकुलर ईयर में ना 3 महीने की डेप्शन लगेगी, क्योंकि आपका साल अप्रैल टू मार्च है। अब अप्रैल टू मार्च के हिसाब से तो आपने जब 1 जनवरी को खरीदा होगा वो पहला एसेट, तो उस पर तो 3 महीने की डेप्शन लगेगी ना। सो 8 लाख पे 18-19 वाला ईयर, 18-19 ईयर हो गया ना, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 वाला ईयर है, उस पे 3 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी। फिर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 पूरे ईयर की लगेगी। फिर अगले पीरियड में तो बेटा 1 अप्रैल 20 से लेके 1 जुलाई को तो डिस्ट्रक्शन ही हो गई, तो 3 महीने की लगेगी। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है,
यही थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज है। डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, अगर 1 जुलाई को रही है तो डेप्शन तब तक क्या आएगी, चेक बाद में मिला उससे क्या लेना था, डेप्शन तो तब तक आएगी ना जब तक एसेट था, एसेट तो खत्म हो गया, तो आपके पास 1 जुलाई तक की आएगी। सो ये 8 लाख रुपए पे हमें 20% डेप्रिसिएशन लगानी है, तो वो हमारे पास वैल्यू जो है पहले बार 8 लाख, 3 महीने की डेप्शन बनेगी बेटा 40,000 20% पे, तो बची कितनी 760, WD मेथड है। अब पूरे साल की 20% है बेटा डेप्रिसिएशन, पूरे साल की बनी 152, तो आया 608। अब फिर से 3 महीने की आई क्योंकि 1 जुलाई को डिस्ट्रक्ट हो गया, सो वो आप चेक करेंगे WDV के हिसाब से 30,400 होगा। तो ये हमारे पास WDV आ गया उस तारीख के जिस दिन इसका डैमेज हुआ। हमें चेक जो मिला वो कितने का मिला सर, 6 लाख का मिला, तो हमें ज्यादा का मिल रहा है, तो हमारा क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया 22,400 का। ये हमारा बनता है जो हमारा डैमेज हुआ उसका। फिर हमारे पास इस साल की जो डेप्रिसिएशन है, उसने पूछा था करंट ईयर की 2021 वाले साल की। एक तो जो डैमेज हुई इस पे 30,400 थी, यस सर, ये तो हमने ऊपर भी ली थी अभी 3 महीने की, उसकी वैल्यू निकालने की, तो ये तो एक इस साल की डेप्शन का खर्चा उसने पूछा है। और एक जो नया खरीदा था, नया कितने का खरीदा है सर, नई बस भी 1 जुलाई को ही खरीदी है 10 लाख की, तो 10 लाख की नई बस खरीदी है, उस पे आपके पास 20% कितने महीने का आएगा सर, 9 मंथ्स की तो आएगी, क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितनी बनी 150, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 180,400, ये इस साल की है। सर क्वेश्चन में क्या इसका कोई रेलिवेंस नहीं हुआ कि जो हमारे पास में पैसा मिला 1 अक्टूबर को, नो बेटा, वो तो पैसा मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या आपका तो एसेट पे डेफिशिएंट तब तक की आएगी ना जब तक 1 जुलाई का है, तो अल्टीमेटली आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आपको चेक एक्चुअली में किस दिन मिल रहा है, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन पर्पस फाइंड आउट वगैरह करने के लिए कोई रेलिवेंस नहीं है, तो 1 अक्टूबर का रेलिवेंस नहीं हो, वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, हम नहीं तो पेपर के अंदर कंफ्यूज होते और गलती कर देते इसी वजह से, ठीक है ना। देन जो अगला आपके पास बेटा पार्ट है, ये हमारे पास आ रहा है BRS रिलेटेड। तो यहां पर मैं क्वेश्चन क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी, उसका बैलेंस है 445 इन इज बैंक ऑन 30 जून। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कुछ चीजों का, सो 445 का बैलेंस है बेटा उसका बैंक में 30 जून को, तो ये उसकी कैश बुक के हिसाब से, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है। नीचे कह रहा है एडजस्टमेंट्स कर दो कैश बुक में, तो एडजस्टेड कैश बुक हो गया, और स्टेटमेंट बना दो रिकंसाइल करते हुए उसे पासबुक के साथ में। तो आपके पास में हमें क्या करना है सर, फिर BRS बनानी है, तो जो चीजों की गलतियां हमने कैश बुक में करी उन्हें कैश बुक में ठीक करेंगे, जो जेन्युइन टाइमिंग डिफरेंस है या पासबुक में बैंक ने कोई गलती करी वो पासबुक में आती है, ठीक है ना। तो यहां पर में एडजस्टेड कैश बुक का केस आ रहा है, तो हमारे पास सबसे पहले 445 से तो हम शुरू हो रहे हैं, तो उसका डेबिट बैलेंस है, तो यहां पर में हमारे पास बेटा अगर हम देखेंगे तो कैश बुक हमारी बन रही है, यस सर, कैश बुक का बेटा जो डेबिट बैलेंस है 445 इनिशियली डल गया, ठीक है ना। नाउ सबसे पहले चेक अमाउंटिंग टू 60,000 क्रेडिटर को इशू किए थे, वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के टिल डेट, तो ये आइटम तो प्योरली BRS की ही है, ये आइटम तो प्योरली BRS के, क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का भी कम नहीं हुआ, पासबुक अभी कम नहीं हुआ। तो अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे तो इसे क्या कर देंगे सर, BRS बनाते समय हम एड बैक कर देंगे, BRS बनाते समय इस अमाउंट को चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि प्योरली टाइमिंग डिफरेंस है, हमने कोई गलती नहीं करी, हम कैश बुक में रिवर्स नहीं करेंगे, BRS में ही दिखेगा। देन चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू 1,10,500 आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 55,000 ही कलेक्ट हुए बैंक के द्वारा 30 जून तक। तो डिफरेंस कितना बना सर, 110,500 में से 55,000 की तो पैसे आ गए, सो 55,500 अमाउंट ऐसा है जो अभी तक चेक डिपॉजिट है बट नॉट क्लियर है 30th ऑफ जून को, क्योंकि 55 के तो आ गए, 55,500 है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है पर पासबुक का नहीं है, तो अगर आप कैश बुक से शुरू हो रहे तो क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे 55,500 को, ये BRS में ही आएगा आगे। फिर डिविडेंड ऑफ 4,000 और रेंट 60,000 का रिसीव हुआ बैंक के द्वारा एंड पासबुक में एंट्री होगी बट कैश बुक में नहीं हुई, तो बेटा ये तो हमें कैश बुक में एंट्री करनी है, तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, एंट्री क्या डालेंगे सर, बैंक टू डिविडेंड, बैंक टू रेंट, तो हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम अपना किताबों में कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएंगे, सो टू डिविडेंड टू रेंट आ रहा होगा, टू डिविडेंड 4,000 टू रेंट 60,000, ठीक है जी, यस सर। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 31 दिसंबर तक का पे किया, पेड बाय बैंक 2,700 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो हमने खर्चा पे करा, पासबुक से तो हो गया पे,
पर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। वो अलग बात है, इसमें से कुछ प्रीपेड है तो वो तो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है ना, मतलब बेसिकली वो तो पीएनएल बनाते हैं समय। हमारी किताबों में भी तो हम एंट्री तो पूरी बैंक से जितना कम हो उतना ही एंट्री डालेंगे ना। यस सर, सो 2700 ही आपके पास आएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, 2700 ही आएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है ना। यस सर। देन पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट है 500 से। अंडर कास्ट का मतलब पेमेंट साइड में वैल्यू कम डली हुई है, मतलब कोई एक्सपेंस डलना था मान लीजिए 5000 का, हमने 4500 डाला है, तो मतलब टोटलिंग वगैरह में हमने एक तरीके से गलती करी है, चीज हमने कम डाली है, कम डाली है तो कम है पेमेंट साइड का, मतलब पेमेंट साइड में डाल दो ना 500 रुपए, ये तो गलती कैश बुक में है तो ठीक करा जाएगा, करेक्शन ऑफ एरर, 500 रुपए पेमेंट साइड में डाल दिए, 500 पेमेंट साइड में डाल दिया, ठीक है ना, ठीक हो जाएगी गलती। बैंक चार्जेस 150 के पासबुक में तो दिख रहे हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो ठीक है जी, अपने कैश बुक में एंट्री कर दो तो बैलेंस कम कर दो, बाय बैंक चार्जेस कर देंगे, तो बाय बैंक चार्जेस हो गया 150, ठीक है जी। देन एक बीपी था 20,000 का, वो बैंक ने पे करा बट एंटर ही नहीं हुआ कैश बुक में, तो बेटा बीपी की पेमेंट बैंक पासबुक से तो होगी, हमने नहीं करी, तो बीपी टू बैंक आ जाएगा, तो बाय बीपी आपके पास आ गया 20,000। इजी पॉइंट है, काफी इजी पॉइंट है। और फिर आपके पास क्या है, एक बीआरबी है 6000 का, वो डिस्काउंट कराया था बैंक से कितने में, 100 की कॉस्ट में, मतलब जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता, एंट्री क्या बनी होगी सर, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, तो बेटा हमारे बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है सर, 6000 माइनस 100 आ रहा है, क्योंकि 100 तो डिस्काउंटिंग चार्जेस और 5900 रुपीज आ रहे हैं, 5900, 6000 में से हमने क्या करना है सर, 100 माइनस करना है, तो 5900 आएगा, तो 5900 आ जाएगा आपके पास में 2BR का। ये सब करने के बाद आपका कैश बुक का सही बैलेंस आ जाएगा, और इससे ही हमारी कैश बुक के से शुरू होगी आपकी बीआरएस, और उसको करते करते आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे, उसको अपने पास कंसीडर करते हुए आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होता है बेटा, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। यस सर, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देन आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, हम चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूं आपके सामने। वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं अभी जरा। ये जो आपके पास आ रहा है इस क्वेश्चन में बेटा आपसे मांग रहा है जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का। कह रहा है जी 12 मई को ए ने गुड्स बेचे बी को कितने के, 36,470 के। ए की बुक्स में एंट्रीज मांग रहा है बेटा, और उसने उस पर ड्रॉ करे दो बिल्स, एक है 16,470 का 1 महीने का, और एक है 20,000 का 3 महीने का। बी ने दोनों के एक्सेप्टेंस दे दी, तो जब सेल करी तो बी टू सेल्स, और जब बिल ड्रॉ करे तो बी आर टू बी। अब यहाँ पे बेटा बी आर दो अलग अलग है, तो आप बी आर वन बी आर टू भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अकेला बी आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमारे पास में इंस्टीट्यूट ने भी दोनों आंसर दिए हुए, जब सेल करी तो बी टू सेल हो गया 36,470, और जब बिल ड्रॉ करे और उसने एक्सेप्टेंस दी तो बी आर वन बी आर टू टू बी हो गया। आप अलग अलग दिखा दीजिए क्योंकि दोनों का पीरियड अलग अलग, या आपने इकट्ठे भी बी आर एक ही अकाउंट यूज करना है वो भी कर लीजिए, बी आर टू बी। इंस्टीट्यूट ने बोला आप एज अ स्टूडेंट कोई भी कर सकते हो, उसने और लिख के दिया। अब जोन सा फॉलो कर रहे हो वही आगे करना, अगर आप बी आर वन बी आर टू चल रहे हो तो फिर वो करना, बी आर कर रहे हो तो वो बी आर ही लिखना, जैसे आपको कन्वीनियंट है। इंस्टीट्यूट इसलिए आपके पास हर जगह और करके आंसर देता रहेगा आपको, आप पेपर में ऑब्वियसली किसी एक से ही करके आएंगे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 5 जून को जाके ए ने ये दोनों के दोनों बिल्स बैंकर को भेज दिए फॉर कलेक्शन ऑन द ड्यू डेट्स। पहला बिल तो ड्यूली मेट हो गया, तो बेटा बैंक को भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर होगी ना एंट्री। यस सर, हमारे पास में बिल फॉर कलेक्शन टू बीआर, अगर अलग अलग है तो डी बी आर वन बी आर टू हो गया, अगर एक ही था तो बेटा बिल फॉर कलेक्शन टू बीआर हो गया। देखो दोनों जगह आपके पास इंस्टीट्यूट दोनों डालता जा रहा है, आपने इंडिविजुअली नाम से करा हुआ है तो हो गया, इकट्ठे किया हुआ तो वो इकट्ठे हो गया। पहले बिल के तो पैसे आगे, तो वो क्या एंट्री, बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन 16,470, तो पहले बिल के पैसे तो आगे, तो उतने से आपके पास एंट्री हो गई, ये पहला बिल क्लियर हो गया, बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन। कह रहे बट ड्यू टू सम टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बी फेल टू ऑनर द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक को पे करने पड़े 20 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। तो सेकंड बिल डिसऑनर हो गया। अब जब भी बिल डिसऑनर हो तो होता क्या है सर, जो डेटर है वो फिर से किताब में आ जाएगा, तो बी डेबिट हो जाएगा और बिल फॉर कलेक्शन आपके पास में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनी, बी अकाउंट डेबिट
टू बिल फॉर कलेक्शन 20,000 है, टू आपके पास बैंक चार्जेस नोटिंग चार्जेस, टू बैंक सिंपली लिख दीजिए अपने पास 20 रुपीज, ठीक है। और 20 से अब लेने कितने 20,000 20 रुपीज, क्योंकि 20,000 तो वैसे 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस है, तो 20,000 20 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बिल डिसऑनर हो गया, 20 से हमें 20,000 तो लेने, 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी लेने। देन 16 अगस्त को जाके एग्री किया ए और बी में कि बी इमीडिएटली पे करेगा 8020 कैश में, और एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा 3 महीने का 12,480 का, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी आपका पार्ट पेमेंट का जुड़ा हुआ है डिस्काउंट बिल का। अगर आप देखेंगे बेटा टोटल में 20,000 20 रुपीज थे, 20,000 20 रुपीज लेने थे, वो 8020 तो आज ही दे रहा है, तो बचे कितने सर 12,000, पर 12,000 के बदले जो मेरा बिल ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है 12,480 का, तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना है सर 480 का, जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक नया बिल बना रहा हूं तो आपके लेट पेमेंट आएगी, तो वो 480 का अलग से इंटरेस्ट हो गया, तो 12,480 के अंदर जुड़ा हुआ है। सो हमारे पास में अब जो पैसे आ रहे हैं वो 8020 आ रहे हैं, यस सर। तो बी को इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, बी टू इंटरेस्ट हमने निकाला 480, अब उससे जो पैसे आए तो बैंक टू बी आपके पास 8020 जो पैसे आए, और जो नया बिल ड्रॉ करा बी आर नंबर 3 टू बी 12,480। अगर आप नंबर के हिसाब से चल रहे हो, अगर आप नंबर नहीं कर रहे हो तो आप सीधा बी आर भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने पास में बेटा ये एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं, बैंक बी आर टू बी भी आप अपने पास में कर सकते हैं, तो बैंक बी आर टू बी भी हो सकता है आपके पास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी चाहे। इवन इंटरेस्ट वाले पार्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हो, वो इंस्टीट्यूट ने लास्ट में इसमें लिखा भी है कि आप इस एंट्री में बैंक बी आर टू बी टू इंटरेस्ट भी कर सकते थे, आप बी टू इंटरेस्ट डालने के बजाय इकट्ठे कर दो। तो इंस्टीट्यूट ने सारे ऑप्शन दे दिए ताकि बच्चे को ये कंफ्यूजन ना आए कि भाई वो ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर, तो हमारे पास अब ये वाला बिल ड्रॉ हो गया आपके पास 12,480 का। नाउ कहता है ए ने इमीडिएटली जो है इसकी एक्सेप्टेंस बैंक को भेज दी है फॉर कलेक्शन ड्यू डेट पे। अब ये बिल फिर से बैंक को चला गया, तो बिल फॉर कलेक्शन टू बी आर नंबर 3 आ गया 12,480, या बिल फॉर कलेक्शन टू बी आर हो गया, अगर आपने नंबर नहीं लिखा है तो आपके पास बिल फॉर कलेक्शन टू बी आर हो गया 12,480। देन 1 अक्टूबर को जाके बी ने अप्रोच किया ए को ऑफरिंग 12,240 फॉर रिटायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ए ने एक्सेप्ट कर रिक्वेस्ट कर ली। तो बेटा वो ड्यू डेट से पहले ही पैसे देने आ गया, तो उसे रिबेट देनी पड़ रही है उतने की, तो वो पीरियड के हिसाब से आपका रिबेट पता चल जाता है, उतने का डिस्काउंट हो गया। सो 12,480 की बजाय 12,240 आ रहा है, तो बाकी 240 का एक तरीके से डिस्काउंट हो गया, रिबेट हो गया। सो हमारी एंट्री क्या बन रही है सर, बैंक रिबेट टू बिल फॉर कलेक्शन विच इज 12,240 240 एंड 12,480। तो ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी, जिससे कि हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का। एक बड़े आसान सा क्वेश्चन था, लंबा क्यों लगा, क्योंकि वो ऑप्शंस थे दो दो एंट्रीज डालने के। आप अगर सिंपली बीआर अकाउंट यूज करो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में जा ही नहीं रहे, तो आपके लिए आसान हो जाता है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपने नंबरिंग वाइज करना, नंबरिंग वाइज कर लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है ना। देन अगला जो हमारा पार्ट है ये तो बोनस मार्क्स है बेटा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ रहा है बेटा आपके पास में एवरेज ड्यू डेट चैप्टर से, और यहां पे हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है बायलैटरल ट्रांजैक्शंस का है, मिस्टर ग्रो और मिस्टर ग्रीन की फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स हुई है, उन्होंने डिसाइड करा अपना अकाउंट जो सेटल करने का ऑन दी एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट पे वो सेटलमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं परचेज करी बाय ग्रो फ्रॉम ग्रीन, तो ये परचेज करी है ग्रो ने, और ये बेटा सेल्स करी है, कोई अलग से क्रेडिट पीरियड नहीं दिया, तो यही ड्यू डेट्स है, यही ड्यू डेट्स है। हमें कह रहा है एवरेज डेट निकालो, बेस डेट क्वेश्चन के लिए बोल दिया 6 जनवरी ही लेनी है, तो फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन बेस डेट इज 6 जनवरी माय डियर स्टूडेंट। नाउ 3 परचेजेस है, 3 सेल्स है, डेट्स डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, बेस डेट 6 जनवरी बोली है, तो हमारे पास में बेटा ये आपके पास 6 जनवरी को बेस डेट लिया जा रहा है, आपके पास ये 3 परचेज की थी, ये 3 आपके पास सेल की थी, आपने अमाउंट्स डाले हैं। अब डेज कहां से लेने हैं सर, बेस डेट से, जो कि है 6 जनवरी, तो 6 जनवरी से अब डेज काउंट करने ड्यू डेट तक, पहले का 0 हो गया, फिर 6 जनवरी से 2 फरवरी 31 मार्च तक, और ऐसे ही इसका निकाला, जो बस 6 जनवरी से ड्यू डेट तक डेज काउंट करने, मल्टीप्लाई करो और आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आपका क्या फॉर्मूला होता है सर, बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट, तो 2436 माइनस अगर ये कर रहे हो तो ये डिफरेंस ऑफ अमाउंट ये हो गया, तो हमारे पास ये बनता है 583 और ये बनता है 13,000। आपके पास डेज बने दिस डिवाइड बाय दिस 45 डेज अप्रोक्सीमेट आगे, और आप इसे 6 जनवरी में ऐड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 20 फरवरी। तो 6 जनवरी में
45 डेज ऐड करें तो आंसर हो गया 20 फरवरी। और इस दिन आपके पास जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो नेट में 13,000 है वो पे करेगी, जिससे अकाउंट सेटल हो जाएगा। क्योंकि एक पैसे लेने एक पैसे देने, तो नेट में आपके पास 13,000 पे दिए जाएंगे, जिससे अकाउंट सेटल हो जाएगा, जिससे अकाउंट सेटल हो जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बोनस मार्क्स होते हैं बेटा एग्जाम में, ठीक है ना। देन अगले वाले के अंदर में 2 सब पार्ट्स है, चॉइस होती है कई बार एक क्वेश्चन के अंदर में इंटरनल में। तो वहां पे आपके पास पहला जो पार्ट आ रहा है इस क्वेश्चन का सी का, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेज क्या बनाना है, अकाउंट करंट बनाना है बेटा, जो ए बी को भेज रहा है 30 जून को बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, चार्जिंग इंटरेस्ट एट 6%। तो प्रोडक्ट मेथड लग रहा है, लास्ट में जाके एक ही बार निकालेंगे। ए बी को बना के दे रहा है, तो बी इन अकाउंट करंट विद ए हो गया, ए की बुक्स है, ठीक है ना। तो वो आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन है वो जाती जाएगी एक एक करके। तो यहां पर में हमारा बन रहा है बी इन अकाउंट करंट विद ए। तो ए बी का अकाउंट बना रहा है। सबसे पहले क्या है सर, 1 जनवरी को बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी 600 रुपए, तो ये बी से पैसे लेने हैं, तो ए के लिए बी डेटर हो गया बेटा। 30 जून तक बनाना है, 1 जनवरी है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 रुपए। डेज 181 में बेटा 1 जनवरी पे आएगा क्योंकि ओपनिंग है, तो जनवरी के 31 लेंगे, फेब्रवरी के 28, मार्च के 31, बाकी अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30, बने 181 डेज और प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, ठीक है ना। देन गुड्स बेचे गए, सोल्ड आपके पास जो है ड्यू फ्रॉम बी आपके पास जो है 520, तो ये सेल्स हो रही है 11 जनवरी को, 2 सेल्स 520 और डेज आ जाएंगे 170, प्रोडक्ट निकल जाएगा। देन बी ने कुछ गुड्स वापस करे, तो बेटा रिटर्न आ गया, रिटर्न आ गया 125 का, तो ये बाय आपके पास सेल्स रिटर्न हो जाएगा 125 का, डेज से मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा। फिर बी ने पेमेंट करी चेक से आपके पास 400, तो बाय बैंक आपके पास आ जाएगा 400 का, डेज से मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट आ जाएगा। डेज कहां से लेने सर, उस तारीख से लेके 30 जून तक डेज लेने हमने अपने पास में, ठीक है ना। फिर 14 फरवरी को बी ने एक्सेप्ट करा एक बिल ड्रॉ कराना है 1 महीने का, तो बेटा ये बी आर टू बी एंट्री हुई तो बाय बी आर हो जाएगा, पर 14 फरवरी में 1 महीना ऐड करेंगे और 3 दिन ग्रेस के, तो 14 मार्च प्लस 3 दिन ग्रेस के बाय बी आर, तो 17 मार्च हो गया। अब आपने 17 मार्च से डेज काउंट करने, यहाँ इंस्टीट्यूट ने ड्यू डेट का कॉलम नहीं बनाया, ड्यू डेट का कॉलम भी जरूर बना सकते हैं, सो आपके पास जिसे इजी होता है। वैसे वो इसी वाले में एप्लीकेबल है, बाकी किसी की तो अलग से कोई ड्यू डेट है नहीं, तो इसलिए वो ब्रैकेट में ही डाल दिया, ठीक है ना। तो 17 मार्च से ड्यू डेट काउंट करने, डेज काउंट करना। फिर 29 को दोबारा से गुड्स बेचे है 615 के, तो 2 सेल्स आ जाएगा बेटा, 615 डेज आए और आपके पास में आ गया अमाउंट। और फिर लास्ट में कैश मिला है बी से 700 का, तो ये बाय कैश आ जाएगा आपके पास में 700 का, 46, 32, 200। तो ये हमारे पास सारी चीजें डल जाएगी। और फिर इसके बाद क्या करना है सर, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले, तो वो इतना आ रहा है और उसके ऊपर बेटा इंटरेस्ट निकलेगा 95, 455, 6% है, डिवाइड बाय 365। तो ये जैसे ही करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा सर, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड, एंट्री बनी बी टू इंटरेस्ट, क्योंकि उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि तभी डेबिट का ज्यादा है तो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। और फाइनली आपका आ गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो अमाउंट कॉलम का 225.69, वो आपका क्लोज हो जाएगा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। 5 नंबर्स इन योर पॉकेट, 5 नंबर्स इन योर पॉकेट, आपके पास आसानी से नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। देन अगला जो क्वेश्चन है बेटा पार्टनरशिप का है, बेसिक्स का, एंड इट इज अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, कुछ एरर को ठीक करने की बात हो रही है। कह रहे ए बी सी पार्टनर्स है फर्म के, 1 अप्रैल 19 को उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, कितनी है 50,000, 25,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, ये उनकी फिक्स कैपिटल है। प्रोविजन ऑफ डीड के हिसाब से सी को सैलरी मिलनी है 5,000 पर एनम, सारे पार्टनर्स को इंटाइटल्ड है आईओसी 5% पर एनम। प्रॉफिट लॉसेस को बांटना इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया 50, 25, 25, दैट इज 211, 50, 25, 25 इज देयर कैपिटल, फिक्स कैपिटल है, तो 211 में आपकी बटेगी। नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2033 और उससे अगले साल का हमने इक्वली डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट, मतलब हमने गलती कर दी, हमने इन दोनों सालों का प्रॉफिट बराबर ही बांट दिया, 1/3 कर दिया, जबकि सी को सैलरी देनी थी, आईओसी देना था, प्रॉफिट 211 में बांटना था। तो कह रहे एडजस्टमेंट जनरल एंट्री डालिए बेटा। अब एडजस्टमेंट जनरल एंट्री कैसे, जो प्रॉफिट गलत डाल दिया दे दिया, सो 33 ऐड ही करके कर लेते ना, प्लस 45, 78,000 का प्रॉफिट बनता है, 33 प्लस 45 जो बनता है 78,000 के प्रॉफिट को गलत एलोकेट कर दिया बेटा, तो वो आपके पास में गलत कितना बांटा सर, डिवाइड बाय 3, 26,000 गलत चला गया, उसे तो डेबिट करेंगे, तो वो आपके पास रिवर्स करना पड़ेगा हमें। तो अमाउंट जो ऑलरेडी उनको दे चुके हैं जिसे रिवर्स करना है,
तो दोनों सालों का प्रॉफिट इक्वली है, ये हम रिवर्स करना है, डेबिट करना है। और देना क्या है सर, सी को सैलरी देनी थी आपके पास 5,000 पर एनम है बेटा, तो एक साल के 5,000 दो के कितने हो गए सर, सी को सैलरी देनी है, दो के हो गए 10,000। आईओसी कितना देना है सर 5%। बेटा फिक्स कैपिटल है तो कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं, 50 25 25 50,000 पे 5% एक साल का बना आपके पास 2500, तो 2 सालों का कितना बना सर 5,000। 2 सालों का आ रहा है बेटा, 2 सालों का आ रहा है, तो 5,000 2500 2500 हो गया। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, अब आप बचा हुआ प्रॉफिट देख सकते हैं, 78,000 में से 10,000 सैलरी और 10,000 ही आईओसी बना, 58,000 का बना, जिसे किसमें बांटना है सर 2:1 में, रेशियो ऑफ कैपिटल में, 29,000 14,500 14,500। तो ये इतना इतना इनको देना चाहिए, तो जो दे दिया माइनस आपके पास कितना है, तो नेट इफेक्ट आपके पास निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली जो आपके पास आ रहा है बेटा, ए को क्रेडिट करना है और सी को भी क्रेडिट करना है और बी को डेबिट करना है, क्योंकि बी को ज्यादा गया 26,000 गया, जाना 17,000 था, तो 20 करंट अकाउंट डेबिट हो गया। करंट अकाउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, क्योंकि फिक्स कैपिटल वाला केस था, तो इसलिए करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री हो रही है। 20 करंट, टू एज करंट, टू सीज करंट। तो ये आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्री अगर आप डाल देंगे तो वो गलती आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, गलती आपकी ठीक हो जाएगी। तो गलत जो दिया उसे डेबिट किया। आपने दोनों सालों का इंडिविजुअल करना था, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दोनों सालों का अलग अलग निकालें। गलती 2 साल बाद दोनों सालों के इकट्ठे कर दिया ना हमने प्रॉफिट को, और इकट्ठे ही आपके पास बता दिया क्या गलत किया और क्या सही होना चाहिए था, ठीक है ना। यस सर। देन हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है बेटा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसके अंदर पार्ट ए जो है वो किसका है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वुमेन क्लब का दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर का। तो इनकम एक्सपेंडिचर दिया आपको, कुछ बोला ये चीजें एडजस्टमेंट्स के बाद है, जैसे सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड आपके पास जो दिया, सैलरीज का एक पॉइंट दिया है, जनरल एक्सपेंसेस का हम पढ़ेंगे एक एक करके, ऑडिट फी का पॉइंट है आपके पास बेटा, कुछ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड का पॉइंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का पॉइंट है, और चीजें दे रखी है आपके पास, फिर एक बैंक लोन का भी है। ये सारी चीजें आपको दी है, एक एक करके हम अभी करेंगे। हमसे कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना दीजिए इस साल का और बैलेंस शीट बना दीजिए। तो हमसे मांगा है रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट। सेम टाइप का क्वेश्चन हम अपने पास लेक्चर्स में भी करते हैं, बिल्कुल किया हुआ है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपके पास आया था। नाउ हमारा करने का तरीका होता है, हम जो भी पॉइंट को उठाते हैं एंड टू एंड करते हैं। लेट्स से सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम इज 75 है इस साल की, जबकि ये ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड दी है। तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल की है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 6,000, प्री रिसीव्ड मतलब जो है वो है 4,500। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगी, ओपनिंग है। क्लोजिंग एडवांस दे रखे 2,700 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 7,500। ये पॉइंट हमारा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाना है, इसमें एडजस्टमेंट करनी है अक्रूवल की, ताकि हम रिसीट तक पहुंचेंगे। तो इन दोनों चीजों को हमारे पास पहले तो बैलेंस शीट्स में देख लेते हैं बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारी 31 दिसंबर 20। यहाँ हमारा आउटस्टैंडिंग है 6,000 और प्री रिसीव्ड है 4,500, ये ओपनिंग में आया। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट जो मेन रिक्वायरमेंट थी आंसर की, उसके अंदर में हम अपने पास टिक कर देते हैं सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500 है, क्लोजिंग और रिसीव्ड इन एडवांस है हमारी 2,700। तो सारी आइटम्स हमारी टिक हो जाएगी, देखना क्वेश्चन में। और इसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं किस चीज की सर, कितना आपका इनकम एक्सपेंडिचर था, उसमें आपकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और आपकी क्लोजिंग प्री रिसीव्ड ऐड हुई, माइनस ओपनिंग एडवांस और आपके पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हुआ, तो ये पता चल गया इस साल रिसीव्ड कितना हुआ। नहीं तो हम सिंपल बोलते हैं ना, आप जैसे कैसे करते हो, आप एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट डालो, प्लस माइनस करके करना है, वैसे आप नॉर्मल कर ले, तो कितना मिला, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग, माइनस क्लोजिंग प्री रिसीव्ड प्लस ओपनिंग प्री इक्वल टू एक्रूवल। तो वो आप वैसे करके लिख लीजिए, अब जैसे भी आपकी वैल्यू बन जाएगी 71,700 जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है, और ये हमारे पास आ जाएगा रिसीट पेमेंट में 71,700, ठीक है ना। देन सैलरीज आउटस्टैंडिंग दे रहा है बेटा बिगिनिंग में और एंड में 4,000 और 4,500। ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग और सैलरीज का खर्चा कितना है हमारा 47,500। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यस सर। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई 4,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई 4,000,
और जितना एक्रूअल के हिसाब से था उसमें एडजस्टमेंट करी तो पता चल गया कितना पे किया है 45,000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, क्लोजिंग माइनस हो गया क्योंकि वो देना बाकी है ना, भी दिया नहीं है तो माइनस कर दिया पेमेंट निकालने के लिए 47,000। तो ये 47,000 का सैलरी आपके पास पेमेंट में आ जाएगा। तो बाय सैलरीज 47,000 ये आपका रिसीट पेमेंट में आ गया, दैट इज अंडर योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। हमने कुछ इंश्योरेंस प्रीपे करी है बेटा, कितने की 600 की। तो जनरल एक्सपेंसेस कितने हमारे 5,000 है, पर हमने 600 का प्रीपेड किया, ये तो एक्रूअल के हिसाब से, तो पे कितना किया होगा सर 5,600। 5,600 5,000 वैसे है, 600 का प्रीपेड है, तो आपके जनरल एक्सपेंसेस प्लस प्रीपेड 5,000 तो 5,600 हो गया। और ये प्रीपेड कहां दिख गया सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए, क्योंकि आपने जो इस साल पेमेंट करी है उसमें 600 अगले साल की भी दिया, तो 600 ज्यादा दिए है ना, 5,000 तो एक्रूअल के हिसाब से, 600 अगले साल का भी दिया तो 5,600 हो गया। देन अगला है ऑडिट फी, इस साल की तो अनपेड ही है। ड्यूरिंग ईयर ऑडिट फी हमने पिछले साल की 2020 की पे करी 2,000 रुपए, तो इफेक्टिवली क्या पिछले साल की ऑडिट फीस इस साल पे करी है, और इस साल वाली तो दी नहीं है। इस साल वाली कितनी ऑडिट फीस, इस साल वाली 2,500। तो जो पिछले साल वाली 2,000 थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रही होगी, पहले तो वो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगी, यस सर ये ओपनिंग में थी, इसे इस साल पे किया है 2,000 को, तो बाय ऑडिट फी 2,000 जो पे करी है इस साल पिछले साल की करी, और इस साल की जो है वो आउटस्टैंडिंग दिख रही है 2,500, वो बैलेंस शीट में दिख गई क्योंकि वो अभी तक पे नहीं करी है, और वो आपके एक्रूअल के हिसाब से खर्चा तो इनकम एक्सपेंडिचर में डल ही रहा था। ठीक है ना। देन इसके बाद क्या बोला, एक फ्री होल्ड ग्राउंड है बेटा 1,00,000 का वैल्यू का, तो ये 1,00,000 आपके पास फ्री होल्ड ग्राउंड पड़ा है, तो ये आपके पास एज इट इज 1,00,000 आ जाएगा इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग में आ गया फ्री होल्ड ग्राउंड 1,00,000, पहले से ही पड़ा, इस साल खरीदा होता तो बताता ना, ये तो पहले से पड़ा, और क्लोजिंग में भी आ गया 1,00,000 जो आपके पास 1,00,000 का ग्राउंड है। ठीक है ना। देन अगला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ओपनिंग में 26,000 के, साल के अंत में डेप्रीसिएशन के बाद इक्विपमेंट कितना 27,000 का, तो ओपनिंग में 26,000 है, क्लोजिंग में 27,000 है, और डेप्रीसिएशन लगी है 3,000, डेप्रीसिएशन लगी थी तो 26 था, अगर 3 की डेप्रीसिएशन लगती तो 23 आना चाहिए था, पर 23 की बजाय 27 है, तो इस साल खरीदे है ना, खरीदे है ना, तो वो खरीदना जो है आपका रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। सो 26 ओपनिंग में डाल देते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 26 ओपनिंग में आ गए, 27 आपके पास किस में आ गए बेटा, हमारे पास क्लोजिंग में। और आपने खरीदे कितने होंगे सर 4,000 के, वो यहाँ पे दिखाया हुआ जरूर है पर आपके पास वर्किंग नोट में दिखा दो कितना क्लोजिंग है प्लस डेप्शन माइनस ओपनिंग, आपने अकाउंट बनाना, अकाउंट बना लो। 26 में से 3 जाता तो 23 आता, पर है 27, तो 4 के खरीदे होंगे ना, तभी तो आपके पास ऐसे बन रहा है। तो 4,000 खरीदे है, 4,000 खरीदे, और वो कहाँ दिख गया सर, हमारे पास में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम का जो खरीदा है हमने इन अवर रिसीट एंड पेमेंट, इन अवर रिसीट एंड पेमेंट आपके पास 4,000 जो परचेज किया। फिर इस पूरे साल में 2020 में क्लब के पास एक बैंक लोन रेज किया 20 का, ये 2020 में था, और ये आउटस्टैंडिंग पूरे साल 2021 में रहा। तो 20,000 का बैंक लोन पिछले साल रेज करा था, पिछले साल 2020 में, वो पूरा इस साल आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो ओपनिंग में भी बैंक लोन है, क्लोजिंग में भी बैंक लोन है। तो बैंक लोन 20,000 इन द ओपनिंग, बैंक लोन आपके पास 20,000 इन द क्लोजिंग, एज इट इज आ गया। ठीक है ना, क्योंकि पे तो किया ही नहीं, पे तो किया ही नहीं। और फिर दे रहा है इस साल के अंत में हमारे पास कितना इन हैंड पड़ा है बेटा बैलेंस, 16,000 बैलेंस है हमारे पास बैंक का, जो रिसीट पेमेंट का क्लोजिंग दे दिया 16,000 क्लोजिंग है, क्लोजिंग 31 दिसंबर 21, तो क्लोजिंग हमारा 16,000 है, और रिसीट पेमेंट में भी आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 16,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए, यस सर। अब जो ये चीजें बची है इनका सिंगल इफेक्ट एक तरीके से देखते जाते हैं। तो पहले आप अपने पास में रिसीट साइड में एंट्रेंस फीस 2500 ये रिसीव हुई है, तो 2500 आपका रिसीट पेमेंट में आ जाएगा, यस सर ये पैसा मिला है हमारे को। फिर कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 10,000 ये पैसा हमारे पास आया है। फिर आपके पास में जो चीज है वो है आपको एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स का पैसा मिला है, यस सर वो भी आ गया। ठीक है ना। फिर पेमेंट्स जो दे रखी है, खर्चे जो है सेक्रेटरी ऑनोरोरियम 10,000, तो वो आपके पास 10,000 आपने पे किया। ठीक है ना, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के बाद नहीं, स्टेशनरी प्रिंटिंग है, एनुअल डिनर खर्चे है, तो 4,500 और 15,000 है।
और फिर आपका इंटरेस्ट और बैंक का खर्चा 1500, तो वो 1500 आ गया आपके पास। तो सारी चीजें क्या हमारे पास टिक हो गई रिसीट पेमेंट की? यस सर, सारी चीजें टिक हो गई। आपके पास जो है सरप्लस है 6000 का, ये क्या होगा सर? ये तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा 6000, ये कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा 6000 जो हमारे पास है, सरप्लस जो है 6000 ऐड हो गया। अब हमें क्लोज करना है, सारा क्वेश्चन टिक हो गया। क्वेश्चन टिक हो गया बेटा सारे का सारा। आपका अगर देखोगे रिसीट पेमेंट की सारी वैल्यूज टिक्ड है सारी, तो यहां से ओपनिंग जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा विच इज 13900। तो ये ओपनिंग इज अवर बैलेंसिंग फिगर 13900। ये कहां जाएगा सर? ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 13900, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। और यहां से हमारी बैलेंस फिगर क्या आई? कैपिटल फंड। और ये डला हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, और जैसे ही डला तो क्लोजिंग आया, और फाइनली आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। आपकी सारी चीजें आप देख सकते हैं टिक्ड है, और आपके पास में क्वेश्चन विल गेट कंप्लीटेड, और आपको आपके पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन हमें पूरे का पूरा अच्छे से समझ आ गया? आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान से करना होता है और कुछ नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या होता है सर? पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है जी, ठीक है ना। इसके बाद चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी बेसिक, पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? ए और बी पार्टनर्स है, उनके बीच में रेशियो 3:4 और 1:4। ईयर एंड पे उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, नॉर्मल बैलेंस शीट है, एसेट साइड, दो पार्टनर्स है, रिजर्व वगैरह दिया हुआ है। उन्होंने एग्री किया है बेटा किसको लेने के लिए? सी को इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 21 ऑन द फॉलोइंग टर्म। हमसे जो क्वेश्चन में मांगा गया है वो मांगा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो गुडविल का है, तो मैं इसे अपने पास पढ़ता हूं, पार्टनर्स कैपिटल में पढ़ूंगा। अगला पॉइंट उसने कैपिटल का लेके आया, अगेन मैं इसे कैपिटल अकाउंट के समय देखूंगा। पहले मैं रिवैल्यूएशन वाली चीजें देख लेता हूं। तो एक तो स्टॉक फर्नीचर को कम करना है कितने से? 10% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5% डेटर्स पे, और लैंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 20% से। ये 3 पॉइंट्स के अंदर जो चीजें लिखी है रिवैल्यूएशन में जानी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। स्टॉक को कम करना है 10%। स्टॉक कितने का है सर? 2 लाख का है। 2 लाख का आपने 10% कम करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जाएंगे। तो 2 लाख का 10%, टू स्टॉक हो गया 20,000, ठीक है ना। फर्नीचर भी कम करना है 10% से, तो फर्नीचर कितने का? 10,000। 10,000 का 10% हो गया 1,000, तो टू फर्नीचर आपके पास आया 1,000, ठीक है जी। देन प्रोविजन बनानी है 5% डेटर के ऊपर। डेटर कितने के है सर? 160 के है डेटर, तो 160 का 5% प्रोविजन बनानी है। पहले से तो ही नहीं, 160 का 5% हो गया आपके पास में 8,000, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। एंड देन लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है बाय 20%। तो लैंड बिल्डिंग है 250, 250 का 20% बेटा आपने बढ़ाना है, तो दैट इज 50,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। तो आपका रिवैल्यूएशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बोनस मार्क्स से हमारे पास आ जाएंगे। 21,000 हमारा प्रॉफिट है, उनके बीच में रेशियो 3:1, ये ए और बी का हिस्सा बन जाएगा। ये ए और बी का हिस्सा बना। सो ये पार्टनर्स कैपिटल पे हम चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल पे हम आए, और आपके पास में बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये मैंने डाल दिया, ये टिक हो गया 3:1 की रेशियो में, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी। फिर उनकी बेटा जो कैपिटल दी है 285, 155, वो भी मैंने डाल दी, 285 और 155। देन जनरल रिजर्व दिया 60,000 का, वो भी ट्रांसफर हो गया 3:1 की रेशियो में, तो 60,000 भी ट्रांसफर हो गया 45 एंड 15। नाउ हमारे जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ सी, हम उस पे आते हैं। अब हम उन पॉइंट्स पे आते हैं बेटा, जो कि उसने मुझे क्या लिखा है। एक उसने मुझे बोला है सी जो है 140 लेके आया कैपिटल का 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स का। तो बाय बैंक जो बेसिकली वो सी 140 लेके आ रहा है, तो बाय बैंक आपका 140 आ गया सी का, जो कैपिटल का वो लेके आया है, जो कैपिटल का वो लेके आया है, ठीक है ना। 1/5 शेयर है। कह रहे गुडविल की जो वैल्यू लगाई गई है, पहले पॉइंट में बोला 2 लाख है। सी इज अनएबल टू ब्रिंग द कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इट वॉज डिसाइडेड की जो ड्यू क्रेडिट फॉर गुडविल है, जो ए और बी को देना है फॉर देयर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, वो सी के करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। मतलब कि वो लेके नहीं आए ना, बाय बैंक में तो है नहीं, तो वो सी के करंट अकाउंट का डेबिट करेंगे टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि वो तो कैपिटल में जाएगा, तो सी के करंट को डेबिट करने, क्योंकि वो लेके नहीं आया। तो हमारे पास में 2 लाख है, 2 लाख में उसका हिस्सा 1/5 है, पर सेक्रीफाइस आपके पास कैसे हो, उसने अलग से नहीं बोला। तो आसान तरीका पता क्या है,
कि जो उनकी ओल्ड रेशियो थी वही आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, एक तरीके से वही सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। तो 2 लाख का 1/5 जो बनता है, आसान तरीका बता रहा हूं, उसका हिस्सा बनता था 2 लाख का 1/5 विच इज 40,000, और 40,000 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे तो वो बना सेक्रीफाइस का 3:1, 30 और 10, क्योंकि रेशियो अलग से चेंज नहीं हो रही ना, आपने निकालने अब अलग से निकाल दो पर वो बनेगा वही। सो हमारे पास में यहाँ पे एक चीज तरीके से यही आया हुआ है, आपने न्यू पीएसआर भी निकालने, न्यू भी निकाल लो, 1 - 1/5 करोगे 4/5 जाएगा 3:1 की रेशियो में, तो ये बना 3:1:1, ये न्यू रेशियो है। और आपने सेक्रीफाइस भी निकालोगे तो बनेगा वो 3:1 ही, 3:1 ही बनेगा। तो 40,000 जो है वो सी के करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा और वो एंट्री बनेगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। जा रहा ए और बी की कैपिटल में ही है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इज अबाउट की फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल है भाई, कैपिटल अलग है करंट अलग है, सारी चीजें कैपिटल, बट वो सी का अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली बोल दिया सी करंट अकाउंट, तो सी का करंट अकाउंट ही डेबिट हो रहा है और इनका कैपिटल ही क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे 30 और 10 हो गया, 30 और 10 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, करंट में जा रहे थे इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या बोला लास्ट पॉइंट, कह रहे कैपिटल अकाउंट जो है वो रीएडजस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसआर एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी जो होगी वो करंट अकाउंट में ही जाएगी। तो हमारे पास में आपके पास पीएसआर के बेस पे होना, तो बेटा 140 लेके आया था 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना, 140 लेके आया था 1/5 शेयर के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी बनी सर, 7 लाख बन गई, ठीक है ना। तो आपके पास 7 लाख को हम डिवाइड कर सकते हैं न्यू रेशियो में 3:1, या सी का माइनस करके उन दोनों की 3:1 में मान, तो बात एक ही है। तो ये बनेगी 420, 140, 140, और जो भी इनका आपस का डिफरेंस अब आ रहा है वो टू कैश बाय कैश नहीं है, वो लिखा है करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो ए और बी का किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो फाइनली ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये बीज करंट अकाउंट आया और इसका भी बाय एज करंट अकाउंट ही आ रहा है। तो इसके साथ में हमारे पास ये पॉइंट कंप्लीट होगा, ये बाय एज करंट और टू बीज करंट अकाउंट ही हमारे पास में आया है यहाँ पर में, ठीक है ना। यस सर, क्या ये क्वेश्चन हमें समझ आया अच्छे से, क्या ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया? यस सर, ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। नाउ हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं बेटा मैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। नो नो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, इसमें कह रहा है जर्नल एंट्रीज डालनी है टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स जो डिटेक्टेड हुए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाते समय 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 ही पॉइंट से एक एक करके पढ़ते जाना है, हमने एंट्री डालते जाने, अगले साल डिटेक्शन नहीं है उसी साल में है, ठीक है ना। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, गलती से वेजेस में ही चला गया, तो भाई एंट्री तो ऑफिस बिल्डिंग टू बैंक होना था, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग के लिए वेजेस पे करिए, आपने गलती से वेजेस में डाल दिया, तो ठीक क्या करोगे, ऑफिस बिल्डिंग टू वेजेस, ऑफिस बिल्डिंग टू वेजेस, बेसिकली एंट्री आ गई 20,000 से, ठीक है ना। यस सर। देन एक क्रेडिट सेल थी गुड्स की 1200 की, रमेश को वो गलती से एंट्री कहां चलेगी, क्या परचेज बुक में चलेगी, अरे हमने सेल बुक में डालना था, परचेज बुक में डाल दिया, तो यहाँ पे सेल बुक में डालते तो एंट्री होती रमेश टू सेल्स, परचेज बुक में एंट्री डालनी होगी परचेज टू रमेश, तो ठीक कैसे करेंगे सर, रमेश को अपने पास डेबिट करेंगे डबल से टू परचेज टू सेल्स। बेटा अगर परचेज सब्सिडरी बुक में गलती हुई है तो पार्टी में भी गलत जा रहा है, ध्यान से, क्योंकि सब्सिडरी बुक आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, वहीं से आपकी जाती है पार्टी अकाउंट में भी, तो अगर गलत बुक में डाल दिया तो पार्टी को भी गलत चला गया। अगर वो स्पेसिफिकली लिख देता कि पार्टी के अकाउंट में तो सही गया तो बात अलग थी, फिर हमारे पास सस्पेंस की बात आती जाए, ठीक है ना, पर अभी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर अमाउंट ऑफ 2,000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए वो पैसे, तो बैड डेट रिकवर्ड, पोस्ट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में, तो बेटा एंट्री आनी थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, आपने डाल दी कैश टू महेश चंद, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास में, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड 2,000। देन गुड्स जो है आपकी कॉस्ट 5,000 वाले और सेल प्राइस जिसका 6,000 है, वो डिस्ट्रीब्यूट करा फ्री सैंपल्स के तौर पे, अमाउंट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर,
तो बेटा हमारे पास में फ्री सैंपल्स के तौर पे हमने अमाउंट कुछ बांटा है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो फ्री सैंपल्स टू परचेजेस, फ्री सैंपल बोल लो, एडवर्टीजमेंट बोल लो, सेल प्रमोशन बोल लो एक बार, और ये डलती एंट्री हमेशा कॉस्ट से ही है, तो वो कॉस्ट ही आएगी। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन और फ्री सैंपल टू परचेजेस 5000 से, ठीक है ना। और फिर गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न करे ग्रीन ने, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, तो रिटर्न ने जो गुड्स करे बेटा रिटर्न, तो एंट्री क्या होगी, जब बेचे होंगे तो ग्रीन टू सेल्स, वापिस आए तो सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, तो एंट्री क्या हुई, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन 1500 से। तो ये हमारे पास में एंट्री बन जाती है, रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। देन तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आ रहा है, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ द फाइनल अकाउंट, और यहां पर मैं आपसे मांगा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। सो क्वेश्चन है जी, ऑन 31 मार्च 2021 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ब्लैक वाज एज फॉलोज। यहां पर मैं बेटा आपको चीजें दे रखे, ये आपको दिए हुए ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स है, बाकी सारी चीजें, डेबिट मींस एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट मींस इनकम्स एंड लायबिलिटीज, वो आपको सारी चीजें दी हुई है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है माय डियर स्टूडेंट, जहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तीनों का, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी, और फिर बोला है सैलरीज और वेजेस अनपेड है इस साल की, आपको वो बता दिया, तो हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगनी है 10%, ऑफिस फर्नीचर पे लगना है 7.5%, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स की 1% ऑफ सेल, रेंट जो है वो 3/4 फैक्ट्री 1/4 ऑफिस, और लाइटिंग भी 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस। ये क्यों ऐसा बता रहा है, फैक्ट्री का आपके पास जो लाइटिंग है, आपके पास जो यहाँ पे बात हो रही है लाइटिंग का, रेंट का, फैक्ट्री ऑफ, क्योंकि बेटा जो फैक्ट्री का खर्चा वो जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और जो ऑफिस का खर्चा वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और इसकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। तो बैलेंस शीट नहीं मांगी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट मांगी है, आपके पास पीएनएल मांगा है ना। यहाँ पे शुरू कैसे होता है सर, जो भी रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो आपके पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक आ जाएगा, जो फैक्ट्री के खर्चे वो सारे आ जाएंगे, ताकि हम ये निकाल ले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है। सो स्टार्टिंग विद, जैसे सबसे पहले बेटा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 210, तो ये आपके पास आ जाएगा। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों ने निकालना है, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस साल का, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,10,000, कितनी वैल्यू की परचेजेस है हमें बेटा दी हुई, परचेजेस क्वेश्चन हमें दी हुई है 8,50,000, तो परचेजेस आ जाएगी 850, वो ऐड हो जाएगा, और जितना क्लोजिंग स्टॉक है बेटा वो नीचे एडजस्टमेंट्स में था वो माइनस हो जाएगा 162, तो 162 आपके पास में माइनस हो गया, तो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 898। देन डब्ल्यूआईपी का स्टॉक आपको दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो 95,000 ओपनिंग है, और क्लोजिंग में बेटा डब्ल्यूआईपी 78, तो ओपनिंग आ जाएगा 95, वो इस तरफ आ गया, और क्लोजिंग वाला ऑपोजिट साइड पे डाल दिया, माइनस करके भी दिखा सकते हैं, वो 78,000 क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है ना। यस सर, ये भी हमारे पास वैल्यू डल जाती है। फिर हमारे पास देखते हैं बेटा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लाइक सबसे पहले आपको वेजेस दे रखी बेटा 130 की, नो 130 की तो पेड है, कुछ नीचे आउटस्टैंडिंग भी थी बेटा, वो आउटस्टैंडिंग वाली आपकी टिक हो जाएगी 20,000 है, वो 20,000 है, सो 130 पेड प्लस 20 आपकी आउटस्टैंडिंग, 130 प्लस 20 1,50,000, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हमारे पास में बन जाती है वेजेस, ठीक है ना। देन इसके बाद बेटा आपको दे रखी है और चीजें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए अगर हम लोग, तो कैरेज ऑन परचेज है 15,000, ये आ जाएगा कैरेज ऑन परचेज 15,000 का। देन आपके पास बेटा उसने बोला था रेंट और जो लाइटिंग है उसका अपने कुछ प्रोपोर्शन करना था। अब आप देखिए रेंट का उसने बोला था 3/4 फैक्ट्री का है, 3/4 फैक्ट्री का और 1/4 ऑफिस का है, और लाइटिंग जो है वो 2/3 एंड 1/3 है। तो रेंट का आपने क्या करना है 3:1 की रेशियो बांटना है, सो ये आपके पास डिवाइड होगा बेटा 3:1, और लाइटिंग डिवाइड होगा 2:1 में, तो 3:1 में जब डिवाइड करेंगे तो वो बना 45 एंड 15, तो 45,000 जाएगा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग और 15,000 जाएगा पीएनएल में, तो दोनों टिक कर देता हूं। तो रेंट आपके पास में जो 3/4 यहाँ है 45,000, और जब पीएनएल अकाउंट बनेगा तो बेटा रेंट 1/4 आ गया यहाँ पे 15,000, ठीक है ना, तो रेंट का पॉइंट हो गया क्लोज। फिर लाइटिंग का जो खर्चा है वो 2:1 में जाना है, तो 13,500 डिवाइडेड बाय 3 × 2 9,000 एंड 4,500 जाएगा, सो 9,000 इन अवर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो लाइटिंग है, यस बिल्कुल सही 2/3, और 1/3 आपके पास जाएगा बेटा लाइटिंग का खर्चा आपका पीएनएल में 4,500, तो बिल्कुल सही हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा, हमारे पास में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो जो फैक्ट्री के खर्चे वो उसमें प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी यहीं आ जाएगी, वो भी आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। सो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड खर्चे, एक तो डेप्रिसिएशन है 10% की, सो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है सर 7 लाख की, 7 लाख का 10% 70,000, तो वो आपके पास आ जाएगा 70,000 की डेप्रिसिएशन प्लांट की।
क्योंकि फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। ऑफिस में अगर कोई मशीन वगैरह मान लो एसी लगे ऑफिस में लगे, वो बेसिकली किस में जाएंगे, वो पीएनएल में जाएंगे। पर फैक्ट्री के अंदर जो भी है वो आपकी डेप्शन वगैरह फैक्ट्री के जो भी खर्चे है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। इसी प्रकार से जो रिपेयर्स आपके पास प्लांट का है 11,000, वो भी कहां पे आएगा, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। और फिर एक और आपके पास है इनकम जो बेसिकली आ रही है बेटा सेल ऑफ स्क्रैप। जो आपका स्क्रैप जनरेट होता है उसको जो बेच रहे हो उतने से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो स्क्रैप को यहीं पे डाल देंगे 25,000 को क्रेडिट साइड पे, जिससे आपकी पता चल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो गई। और ये आपके पास कहां चला गया सर, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 11,90,000। देन इसके बाद आता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। ओपनिंग स्टॉक है 155 और क्लोजिंग स्टॉक है 181, तो ये दोनों आ जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक 155, क्लोजिंग स्टॉक 181। आप जैसे ही सेल्स डालेंगे आपका आ जाएगा बेटा जीपी, तो सेल्स हमारे पास में डल जाएगी, सेल्स है बेटा 16,72,000, तो सेल्स की वैल्यू डली 1672 और वी गेट अवर ग्रॉस प्रॉफिट एज दी बैलेंसिंग फिगर। और फिर हमारे पास फाइनली बनेगा बेटा पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये पीएनएल अकाउंट में आपके पास आया जीपी 508। और अब बाकी खर्चे डलने शुरू होंगे, तो बाकी खर्चों में एक एक करके देखते चलते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सैलरीज है 1 लाख, पर सैलरीज 1 लाख में आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग भी थी बेटा 9,000 की, सो 1 लाख प्लस 9,000 आपके पास हो जाएगा, 1 लाख प्लस 9,000, 1 लाख 9,000। देन इससे अगला खर्चा कौन सा है सैलरीज के बाद, सर टेलीफोन है और 3,500 रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर है, सो 10,000 और 3,500, 10,000 और 3,500 आ गया आपके पास। देन ऑफिस फर्नीचर है 1 लाख और उसके ऊपर क्या लग रही है सर, डेप्रिसिएशन लग रही है 7.5%, तो 1 लाख का 75%, 7.5% हो गया 7,500 की आपकी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 7,500, ठीक है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है सर, हमारे पास में जर्नल एक्सपेंसेस है 15,000 के, 15,000 के तो वो आ जाएंगे, जर्नल एक्सपेंसेस 15,000 के वो भी डल गए। देन हमारे पास बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स में दे रखी थी चीजें, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1% ऑफ सेल, तो सेल्स कितनी है सर, सेल्स थी हमारी 1672, उसका 1%, पर कुछ प्रोविजन पहले से बनी हुई है, तो जो पहले से बनी हुई है ओपनिंग वाली हो गई है, तो वो माइनस हो जाएगी, तभी तो आपके पास जो है इंक्रीमेंटली तो डालेंगे ना, क्योंकि तो पहले से बनी हुई है, आपको बनानी है 1%, तो 1% कितनी बनी 16,720 माइनस 1, आपके पास पहले से जो एग्जिस्टिंग है वो माइनस करी, तो आपको पता चल गया इस साल कितनी क्रिएट करनी है। सो बेसिकली क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग, इस साल का खर्चा आ गया। देन कोई इनकम साइड में चीज है सर, इनकम साइड में एक है कमीशन रिसीव 4,500, और तो बाकी सारी लायबिलिटीज ही है, सो 4,500 हमारा डलेगा इनकम साइड में। लेट अस सी वो डला हुआ है, यस बिल्कुल डला हुआ है, कमीशन 4,500। सारी चीजें आपके सामने ठीक हो चुकी है बेटा, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया 347,780। एंड इसके साथ में ये क्वेश्चन एंड टू एंड प्रॉपरली आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना बेटा। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस पेपर का था, क्वेश्चन नंबर 6, उस पे आते जरा हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पर्टिकुलर सेशन का भी क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ऑफ शेयर्स का बेटी रिलेटेड आ रहा है, इसमें पहला पार्ट जो है ना, क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फैशन गारमेंट्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, अमाउंट पेबल कैसे है। आपके पास बड़े ही डिफरेंट स्टाइल से, एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 4 रुपए। कह रहा है इशू पूरा सब्सक्राइब हुआ 10 के 10,000 शेयर। राम जिसको 100 शेयर थे अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर फोरफिट कर लिए इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। सो राम 100 शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, फोरफिटेड। श्याम जिसके पास 150 शेयर अलॉटेड थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर भी फोरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद, तो उसके फर्स्ट कॉल ना आने के बाद फोरफिट कर लिए। उसके बाद सेकंड कॉल करी, और मोहन जिसके पास 50 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने सेकंड और फाइनल कॉल नहीं थी, तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए हमने फाइनल कॉल के बाद, बेसिकली उसने फाइनल कॉल नहीं दी। कह रहे सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करा गया 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में, तो बाद में री इशू कर दिया, और हमें कह रहे जर्नल एंट्री चाहिए। और तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है बेटा। सो 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन तो आ रही है, तो वो बिल्कुल आ जाएगा। यस सर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 1 10,000 रुपीज, और ये कहां चला गया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बेसिकली 10,000 इंटू 1 10,000, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अलॉटमेंट ड्यू 22 रुपीज के हिसाब से, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20 की।
पर ये राम से जिसके पास 100 शेयर थे उससे नहीं मिली, तो आपके पास क्या होगा 9900 पे आ रही है। तो दो तरीके एंट्री डालने के, या ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 2 है बेटा। तो या तो आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट दिखा दीजिए 9900 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 100 पे नहीं आई, या आप कॉल इन एरियर का इस्तेमाल कर लो। तो बैंक में आया 9800, कॉल इन एरियर में आया 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2 शेयर अलॉटमेंट 20,000। क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन है साफ लिखा था 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आ रही, फेल टू पे अलॉटमेंट है, ठीक है ना। सो 100 पे नहीं आई, बाकियों पे आपको रिसीव हो रही है। अब इसके बाद ही इमीडिएटली फोरफिट कर लिया, ये नहीं है फर्स्ट सेकंड तक वेट हो रहा है। फोरफिट जब करोगे सो 100 शेयर कैपिटल डेबिट होगी बेटा आपके पास 100 इंटू 3 रुपए, बेसिकली एक एप्लीकेशन का 2 अलॉटमेंट के 2 शेयर फोरफीचर में जा रहा है 1 रुपया, और 2 शेयर अलॉटमेंट है 2 रुपीज, जितने पैसे नहीं मिले। अब ये कब होगा, अगर ये ऑप्शन नंबर 1 आपका था, अगर ये वाला ऑप्शन अवेल कर रहे थे तो ये होगा, क्योंकि आपने तब शेयर अलॉटमेंट को कम से क्रेडिट किया तो वो यहां हो जाएगा। पर अगर आपने बेटा और का केस ऑप्शन नंबर 2 चलाया जहां पे आपने कॉल इन एरियर का इस्तेमाल किया, तो बेटा फिर आपके पास में ये वाला ऑप्शन लागू होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो शेयर कैपिटल तो वही है 3 रुपीज, 2 शेयर फोरफीचर 100 ही है। अब 2 कॉल इन एरिया रिवर्स हो जाएगा क्योंकि आपने कॉल इन एरियर को डेबिट किया था। सो इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन कि जब पैसे आए थे तब क्या एंट्री डाली, उसी के हिसाब से फोरफीचर की एंट्री डालेंगे। जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, और आपके पास लिखा हुआ है उससे डिटरमिन हो रहा है। फिर आपके पास जो होगी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया वो 9900 पे होगी, क्योंकि ये तो शेयर फोरफिट हो गए। सो 9900 पे 3 रुपए की आपके पास ड्यू हो रही है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 9900 इंटू 3। अब आपके पास में पैसे नहीं आए, अब किसके नहीं आए बेटा, अब श्याम के नहीं आए जिसके 150 शेयर थे। सो 9900 में से 150 कम हो जाएंगे तो 9750 से ही पैसे आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 9750 पे 3 रुपीज आए हैं, तो 29250 बनेगा। या और है ऑप्शन, आप कॉल इन एरियर का सहारा भी ले सकते हैं। तो एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल 29250 415 29700, एंड इसके बेस पर आपके फोरफीचर की एंट्री डिपेंडेंट है। अगर आपने अपने पास में बेटा पहले वाला ऑप्शन वेल किया था, अब हमारे पैसे कितने मंगाए हैं सर, हमने पैसे मंगाए अब अपने पास 6 रुपए, ठीक है ना। फोरफिट कितने कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल, बेसिकली अलॉटमेंट के 3 रुपए, और आपके पास में कितने नहीं आए सर 3 रुपए। तो ये हमारे पास में एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। 3 आए वो फोरफिट कर लिया और बाकी 3 नहीं आए तो शेयर फर्स्ट कॉल। ये अगर आपने एंट्री डाली थी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर कॉल इन एरियर का इस्तेमाल करा था बेटा तो फिर ये वाली एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर, क्योंकि फिर कॉल इन एरियर में अमाउंट पड़ा है जो नहीं आया तो उसे रिवर्स करेंगे, अगर फर्स्ट कॉल में पड़ा है तो उसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। सो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कैसे यूज हो रहे हैं। देन फाइनल कॉल आपके पास जो होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अब वो आपके पास 9750 शेयर्स पे होगी, क्योंकि 100 और 150 फोरफिट हो गए। सो 9750 पे इंटू 4 के हिसाब से बनी 39,000, और ये वाले भी पैसे नहीं मिले बेटा कितने पे सर, मोहन से 50 शेयर्स वाले से सेकंड एंड फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुई है, तो ये हमारे पास में 50 कम हो जाएगा। सो 9700 से ही पैसे आ रहे हैं 4 के हिसाब से। तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 38,800, या आपके पास जो है बैंक कॉल इन एरिया टू शेयर फाइनल कॉल 38,800 200 एंड 39,000। तो वही चीज है, आप कौन से वाला ऑप्शन यूज करें, दोनों में से कौन सा यूज कर रहे हैं, और फिर उसी के बेस पे क्या होगी सर, फोरफीचर की एंट्री होगी। अब 50 शेयर्स पे बेसिकली आपने सारे पैसे ड्यू कर लिए, तो 50 इंटू आपके पास 10, 50 इंटू फोरफिट कितने कर रहे हैं सर 6 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल आई हुई है तो वो फोरफिट हो रहे हैं, और बाकी 50 इंटू 4 फाइनल कॉल नहीं आए 200 रुपए वो रिवर्स हो गए, तो शेयर फाइनल कॉल। और अगर आपने सेकंड ऑप्शन यूज किया था तो शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो उससे इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दे रखे, घबराने की कोई बात ही नहीं है। देन फाइनली बेटा आपके पास में क्या है सर, री इशू करें 9 रुपए पे, क्वेश्चन ने बोला था लास्ट में, बोला है 9 रुपए पे सारे शेयर्स इशू करें 100 150 50 300 शेयर्स को 9 रुपए पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9 2700, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 1 300, टू शेयर कैपिटल 3000, ठीक है ना। और फिर फाइनली आपके पास जाएगा कैपिटलिज्म में, डिपेंडिंग ऑन कितना अमाउंट उसमें शेयर फोरफीचर में पड़ा है। तो बेटा इतना अमाउंट हमारे पास तीनों का आया था 100 450 300, टोटल बनता है 850, यूज हुआ यहाँ पे 300, और बाकी आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया 550। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व हमने वर्किंग नोट बना दिया और आंसर निकाल लिया। सर 15 नंबर का क्वेश्चन, यस बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, 15 नंबर प्योरली बोनस मार्क्स आपके पास जो पेपर में आने वाले हैं बेटा, उससे आपके पास क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज को रिलेटेड था, बिल्कुल यस। अब हमारे पास बेटा जो चलता है लास्ट पार्ट है
थ्योरेटिकल पार्ट है, लेजर वाले चैप्टर से थ्योरी वाला पार्ट। डिस्कस द फॉलोइंग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं और रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ, आरटीपी वगैरह में भी आया हुआ है। सो ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है सर? लेजर होता है जहां पे सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं, तो वही चीज है। लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन परटेनिंग टू एनी इंडिविजुअल अकाउंट, और इसमें सारे सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और रूल्स ऑफ पोस्टिंग के, रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज होता है बेटा, जनरल इंग्लिश लिखनी है, पता सबको होता है, हर बच्चे को होता है, बट मैंने आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश है। सेपरेट अकाउंट ओपन होता है लेजर बुक में हर अकाउंट का, और एंट्रीज जर्नल से पोस्ट होती है लेजर अकाउंट में रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हम यूज क्या करते हैं वर्ड्स टू एंड बाय जब पोस्टिंग करते हैं लेजर में। टू को इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर कॉलम में जब आप डेबिट साइड पे लिखते हो, बाय को इस्तेमाल करते हो जब आप अपने पास क्रेडिट साइड पे लिखते हो। इनका कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता है, बट इनको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है पता चल जाए डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। कंसर्न अकाउंट जो डेबिट होता है जनरल में, वो भी यहीं पे डेबिट ही होता है बेटा, या क्रेडिट वाला क्रेडिट होता है, बट रेफरेंस किसका दिया जाता है? दूसरे रिस्पेक्टिव अकाउंट का, दूसरे का अकाउंट का। तो अगर आपके पास एंट्री है, आपके पास में मान लो परचेज टू क्रेडिटर, सो परचेज अकाउंट में जाके क्या लिख रहे हो? टू क्रेडिटर, तो परचेज को डेबिट कर रहे हो पर लिख किस कर रहे हो? टू क्रेडिटर। सो वो चीज वाली बात आ रही है कि आपके पास रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग की बात हुई। और इसके साथ ही हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे पास में जो है पेपर आपका डिस्कस हो जाता है प्रॉपरली, थॉरोली। एंड यहाँ पे हमारे फाउंडेशन का जो दिसंबर 21 का पेपर था वो थॉरोली आपका डिस्कस हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, टाइम स्टेप्स में आपको रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे टाइम स्टेप्स, जिससे आपके लिए आसानी हो जाती है। अगर आप अपने पास में बेटा किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना चाहते हो, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से करते रहिए। आप सही बच्चे जो बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे रखा है, और ग्रुप का भी, उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आती रहेगी मेरी तरफ से। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, मेरी बेस्ट विशेष आप सही बच्चों के साथ है। और मैं हमेशा अपने पास बच्चों को यही बोलता हूं बेटा, बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो क्या होती है आपके पास? डूइंग योर बेस्ट टुडे, अपना बेस्ट आज देंगे तभी आपके पास जो है, देखिए आप लोगों के साथ वंडर्स होने वाले हैं। आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। जैसे मैंने बोला, आप मेरी बेस्ट विशेष आप सही बच्चों के साथ है, एंड मेरे को पता है यू आर गोइंग टू रॉक ऑन। आप जब भी अपने पास एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सो इसी के साथ हम अपने पास ये वाली वीडियो को अपने पास खत्म करते हैं। होपफुली आप सही बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू क्वेश्चंस वो आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं। सो टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।